हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी 8 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग 8 चुनिंदा एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो पिछले दिनों न्यूज़ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रूप में आए हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो, आपको एग्ज़ाम में कभी भी खबर या न्यूज़ नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि आपसे उन खबरों से बनने वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये हमारी वही सीरीज़ है जहाँ पर कि हम लोग खबरों में से क्वेश्चंस को बना के उसके एमसीक्यूज़ बना के आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पर जितनी भी हम लोग आपसे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे वो सारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए हैं। और अगर आपको यहाँ पर इस सीरीज़ में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ तो कवर होंगे ही, साथ में आपको खबरें भी पता पड़ जाएंगी। क्योंकि ठीक है, आपको खबरें पता पड़ जाएंगी। तो अगर आपका किसी भी दिन का न्यूज़पेपर मिस हो भी जाता है तो आपको घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस न्यूज़ से बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो यहाँ पर आपको इस सीरीज़ में मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास केवल 8 क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में इसके बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन मेघदूत वॉज लॉन्च बाय इंडियन आर्मी टू गेन द कंट्रोल ओवर। तो यहाँ पे लिखा है किस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। क्या वो सियाचिन ग्लेशियर था, पीओके था, अक्साई चिन था या फिर शशगाम वैली था। तो इसका सही आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑपरेशन मेघदूत। अब ये न्यूज़ में था। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ऑपरेशन मेघदूत को हमारी इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा था 13 अप्रैल 1984 के अंदर। तो इसको 40 साल हो गए इसको लॉन्च करे हुए, इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है। तो 40 साल हो गए हैं ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च करे हुए। अब ये ऑपरेशन मेघदूत में क्या था? ऑपरेशन मेघदूत में जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है ना, जो कि ये देखो यहाँ पर होता है, एक मिनट, सियाचिन ग्लेशियर जो इंडिया में है, कश्मीर में, यहाँ पर इस एरिया में है सियाचिन ग्लेशियर, उसको इंडिया ने पाकिस्तान से वापस लिया था, क्योंकि पाकिस्तान जो था सियाचिन ग्लेशियर को इलीगली ऑक्यूपाई कर रहा था। तो बस उसी को वापस लिया था सियाचिन ग्लेशियर को, ऑपरेशन मेघदूत। अब देखो यहाँ पर, अब ये ऐसा कंटेंशन आया क्यों? क्योंकि जो जो सियाचिन ग्लेशियर था वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन बन के रहा हुआ था, मतलब एक विवादित मुद्दा था ये। अब वो मुद्दा क्यों हुआ था? क्योंकि 1949 में एक कराची एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है। कराची एग्रीमेंट हुआ था। उस कराची एग्रीमेंट में ये जो एरिया है आपका सियाचिन ग्लेशियर का, इसको डिवाइड नहीं करा गया था। इसको डिवाइड ही नहीं करा गया था, बिगर डिवाइड के इसको छोड़ दिया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा रफ बेकार वेदर था, तो उसको डिवाइड नहीं करा गया था। तो तभी से एक बोन ऑफ कंटेंशन, एक विवादित मुद्दे के रूप में उभरा था। तो इसको ठीक है। तो यहाँ पर ये मुद्दा था। तो हमारी इंडियन आर्मी ने 1984 में 1984 में ऑपरेशन लॉन्च करा, ऑपरेशन मेघदूत, और सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान से वापस ले लिया। ये तो हुई बात। अब दूसरी बात हमारी इंपॉर्टेंट है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है ये कौन से माउंटेन रेंज में आता है? तो ये आपका आता है कराकोरम। ठीक है। कराकोरम माउंटेन रेंज के अंदर आता है। इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। और जो इसकी हाइट है वो लगभग 20,000 फीट ऊंचाई पर है। ठीक है। इतना ज़्यादा ऊंचा है कि ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट बैटल फील्ड है, युद्ध का मैदान है सबसे ऊंचा। ठीक है। बैटल फील्ड है। अगर क्वेश्चन में आता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड कहाँ पर स्थित है, तो आप बताओगे हमारे इंडिया में है। ठीक है। हमारे इंडिया में सियाचिन ग्लेशियर में है, 2000 फीट पर है, माउंटेन रेंज पर है। तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पर है, 20,000 फीट पर है। ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको सारे यहाँ पर रख दिए हैं, और न्यूज़ में था इसीलिए ऑपरेशन मेघदूत को पूछा जा सकता है। अब देखो, अगर आपको कुछ भी ना पता हो ना, तो आप ये भी याद रख सकते हो ऑपरेशन मेघदूत। अब देखो, मेघों से पता पड़ रहा है कि यहाँ पे बादल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? 20,000 फुट की ऊंचाई पर है, तो फीट की ऊंचाई पर है, 20,000 फीट की ऊंचाई पर है, और ऑपरेशन मेघदूत है। तो यहाँ पर आप इससे रिलेट कर सकते हो कि इतना ऊंचा है कि बादल आ गए हैं। ये एक ट्रिक है आपके याद करने के लिए कि ऑपरेशन मेघदूत है, 20,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो ये किसके लिए था? सियाचिन ग्लेशियर के था। हमारी इंडियन आर्मी ने करा था, 1984 में करा था, 40 साल इसको हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ उससे पहले आपको बता दूँ कि ये हमारा चैनल है, यहाँ पर हम लोगों ने
आपके लिए अलग अलग सीरीज़ चला रखी हैं। तो पहली सीरीज़ है हमारी GS MCQs की, जो कि मैं आपको करवा रही हूँ। यहाँ पे हम लोग 8 MCQ करवाते हैं करंट अफेयर से। और सेकंड है पॉलिटी, मतलब कि राज्य व्यवस्था की। यहाँ पर हम लोग आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेकर आते हैं। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पेपर में आजकल राज्य व्यवस्था से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और किसी भी एग्ज़ाम को हम लोग अगर पास करना चाहते हैं तो हमें पॉलिटी पे भी ध्यान देना ही पड़ेगा। तीसरी सीरीज़ है हमारी NCERT की। NCERT में हम लोगों ने 2 सीरीज़ चला रखी है। एक है हमारी MCQs की और एक है हमारी डिटेल एनालिसिस की। डिटेल में हम लोग क्या करते हैं, आपको चैप्टर वाइज करवाते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ाते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट करवाते हैं, साथ में आपको नोट्स भी देते हैं, और ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड जितनी भी MCQ बनते हैं उन क्वेश्चन से फिर वो क्वेश्चंस को हम लोग NCERT MCQs में करवाते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है कि यहाँ पर आपको NCERT फ्री में प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। आपको NCERT बड़े बड़े कोचिंग्स जो होते हैं ना, उसके MCQs हो गए या फिर डिटेल MCQs डिटेल एनालिसिस हो गया, वो आपको फ्री में नहीं मिलता है, लेकिन आपको ये NCERT सारी की सारी आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाती है हमारे चैनल पर, ठीक है। हमारे चैनल पर हमने जो 6 क्लास है उसको पूरा कंप्लीट करवा दिया है, डिटेल में पढ़ा दिया है, साथ में उसके MCQs भी करवा दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और 7th की क्लास हमारी चल रही है, वो भी अभी ख़त्म होने को ही है, ठीक है। और हमने स्टार्टिंग करी है ज्योग्राफी से, मतलब कि भूगोल से हमने NCERT की ज्योग्राफी से स्टार्ट करी है, बाद में हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स भी लेकर आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी ट्रिक्स की। ट्रिक्स में हम लोग 5 MCQs करवाते हैं, ठीक है। ये एक अनोखे तरीके से करवाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होता है, बहुत ही इजी तरीका होता है। फन में हम लोग आपको ट्रिक्स करवा लेते हैं, जैसे कि हमने याद करा है वैसे हम लोग आपको याद करवाते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में क्या है, जो मंथली करंट अफेयर्स है, जो कि पिछले महीने जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा है, जो भी टॉपिक न्यूज़ में रहा है, उसको हम लोग एक मैगज़ीन में कंपाइल कर देते हैं और आपके लिए मैगज़ीन निकाल के दे देते हैं, और ठीक है। और इसमें हम लोग 1 लाइनर लेकर आते हैं, ठीक है, 1 लाइनर है, और ठीक है 1 लाइनर है, मार्च की आ चुकी है। अब नेक्स्ट है हमारा सीरीज़, वो है आपकी मेंस की सीरीज़। यहाँ पर हम लोग आपको, अगर कोई बच्चा मेंस के एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम लोग यहाँ पे करवा देते हैं। और हमारी एक और सीरीज़ है शॉर्ट टॉपिक्स की, जहाँ पर कि हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको शॉर्ट में उस कंसेप्ट के साथ कवर करवाते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी क्या है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कंटिनेंट्स वगैरह, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे वो हम लोग इस सीरीज़ में करवाते हैं। और हमारी चैनल की कम्युनिटी पर हम लोग क्वेश्चंस डालते रहते हैं रेगुलरली, चाहे वो मैथ के हो चाहे वो GS के हो, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो सके। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सारी की सारी सीरीज़ आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रोवाइड रहती है, इसलिए चैनल पर जाइए, एक बार विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल, कि इनमें से कौन सा देश आर्कटिक परिषद का सदस्य नहीं है। क्या वो कनाडा है, क्या वो डेनमार्क है, रशिया है, या फिर वो चाइना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है, इसमें नहीं पूछा है, नहीं है तो वो है चाइना, ठीक है। अब ये भी न्यूज़ में था आपके लिए, ठीक है, ये भी न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आर्कटिक काउंसिल आजकल न्यूज़ में है, ठीक है। तो हम जान लेते हैं कि आर्कटिक काउंसिल में आपके 8 मेंबर हैं, ठीक है। कितने मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं। अब वो मेंबर कौन कौन से हैं, वो मेंबर हैं आपके, वो देश हैं जो आर्कटिक सर्कल है ना आपका, जो आर्कटिक ओशियन है उससे टच करते हैं, वो देश जो आर्कटिक ओशियन को टच करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, वो हैं आपके कनाडा हो गया, ठीक है, आपका डेनमार्क है, फिनलैंड है, फिर आइसलैंड है, फिर नॉर्वे है, स्वीडन है, रशिया है और यूनाइटेड स्टेट्स है। ये सारे के सारे 8 कंट्रीज़ हैं जो कि आर्कटिक काउंसिल में आती हैं। कौन सी, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया और USA, ठीक है। ये हो गई हमारी 8 मेंबर। और ये स्टार्ट कब हुई थी, बनी थी 1996 में बनी थी। अब ये बनी क्यों थी, कि ये क्यों बनी थी, इन लोगों ने आर्कटिक काउंसिल बनाई थी, परिषद बनाई थी, जिससे कि वो आर्कटिक का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो आर्कटिक का जो एनवायरनमेंट है उसको बचा सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। क्यों, क्योंकि जो आर्कटिक में क्या है, वो बर्फ़ है, ठीक है, यहाँ पे बर्फ़ है। अगर यहाँ पे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी तो बर्फ़ जो पिघल के क्या करेगी, यहाँ से पिघल जाएगी, और वो बर्फ़ का जो पानी है वो आपके समुद्रों में जाके मिल जाएगा। तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम होगी, पहला तो आपका होगा जो सी लेवल है ना, आपका मीन सी लेवल,
जो आपका मीन सी लेवल है वो आपका बढ़ जाएगा, मतलब कि समुद्र की जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो डूबने लग जाएंगे और कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद बड़े बड़े देश भी डूबने लग जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा बात ये हो गया, जो आर्कटिक सर्कल है वहाँ पर आइसिस है, ठीक है, ग्लेशियर्स हैं, और उन ग्लेशियर में क्या है, आपका साफ़ पानी होता है, मतलब कि अलवण, ठीक है, अलवण वाला पानी है, मतलब कि फ्रेश वाटर वो प्रोवाइड होता है। अगर इस तरीके से यहाँ पर आर्कटिक पे हमने ध्यान नहीं दिया तो ये जो आपका फ्रेश वाटर है वो पिघलता रहेगा, और वो फ्रेश वाटर जाकर कहाँ मिलेगा, वो मिल जाएगा आपके समुद्रों में, ओशियन में। तो वो बन जाएगा आपका सॉल्टी वाटर, नमकीन पानी बन जाएगा, जो आपके पीने योग्य नहीं होगा। बस इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन देशों ने, 8 देशों ने आर्कटिक काउंसिल बनाया था, 1996 में बनाया था। ठीक है, 8 देशों ने बनाया था। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका ओटावा डिक्लेरेशन। ओटावा डिक्लेरेशन इम्पॉर्टेंट है। ओटावा डिक्लेरेशन के अंतर्गत ही उस डिक्लेरेशन में ये बताया गया था कि ये 8 मेंबर हैं हमारे आर्कटिक काउंसिल के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताती चलूँगी, आपको उसको कॉपी में ज़रूर नोट करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे भारतीय मौसम विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग के बारे में पूछा है। इसके बहुत सारे पहले क्वेश्चन भी बन चुके हैं IMD के ऊपर और बनते रहते हैं। तो क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, इसको आप पहले ही काट दो। तो इसका सही आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अब ये जो खबर थी इसमें से हमने क्वेश्चन बनाया। खबर क्या थी, खबर ये थी जो IMD है, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने ये बोला है कि जो हमारे देश में जो साउथ वेस्ट मानसून आएगा, ठीक है, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून जो आएगा वो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये बहुत खुशी की बात है, किसानों के लिए खुशी की बात है, वो अच्छा रहेगा। उसमें जो रेनफॉल होगी, जो बारिश होगी, वो अबोव एवरेज रहेगी। ठीक है, ये बोला है हमारे IMD ने बोला है, ये घोषणा कर दी है। तो ये न्यूज़ थी। और उसने ये भी बोला है कि जो एल नीनो है, ठीक है, जो एल नीनो है जिसका इफ़ेक्ट हमने कुछ सालों में देखा है, पिछले सालों में देखा है, वो कहीं ना कहीं वो कम होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और ये बोला है कि ये कम होता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद आपका ला नीना आएगा। ठीक है, ला नीना आएगा, उससे क्या होगा, उससे जब ला नीना आता है तो अच्छी बारिश होती है, बहुत अच्छी बारिश होती है। तो यहाँ पर IMD ने यही बताया था कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कि अच्छी एवरेज बारिश हमारी होगी। अब IMD के बारे में जान लेते हैं कुछ, कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो आपका 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1875 था, जब हमारा देश भी आज़ाद नहीं हुआ था, ये तब की बात है। और इसके 6 रीजनल हम सेंटर्स की बात करते हैं। इसमें 6 रीजनल सेंटर्स हैं। कौन कौन से सेंटर्स हैं, आपका है मुंबई है, चेन्नई है, न्यू दिल्ली है, कलकत्ता है, नागपुर है और गुवाहाटी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नोट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। कौन कौन सा है, मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली और कलकत्ता, ठीक है, नागपुर और गुवाहाटी, ये हो गया। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। अब ये इम्पॉर्टेंट बात, ये जो है IMD और क्या बताता है, IMD जो है वो आपको फॉरकास्ट मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देता है। वो पहले से बता देता है कि वेदर कैसा रहने वाला है, हैवी रेन होने वाली है, साइक्लोन आने वाला है, ठंडी हवाएं चलेंगी, शीतलहर चलेंगी या फिर लू चलेगी, ऐसी चीज़ों को पहले से ही बता देता है, जिससे कि जान माल की हानि ना हो, हम लोग बचा सकें। तो IMD ये काम करता है। और साथ में ऐसे घोषणा करने से फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारे किसान हैं, एग्रीकल्चर है, उनकी जो वो हमारे एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, ठीक है, उन सब से मतलब उनको पता पड़ जाता है
और जैसे अगर कोई मछली पकड़ने वाले लोग हैं वो अगर समुद्र में जाएंगे, लेकिन आईएमडी पहले से ही बता देगा कि समुद्र में साइक्लोन आने वाला है, तो मछली पकड़ने नहीं जाएंगे, ठीक है, तो उनकी जान बच सकती है। तो ये हो गया हमारा आईएमडी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पार्किंसन डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय डीजनरेशन ऑफ। अब देखो पार्किंसन रोग कौन सी कोशिका के अध्यपतन के कारण होता है। यहाँ पर पूछा है पार्किंसन रोग के बारे में पूछा है, ये किसके डीजनरेशन से होता है। क्या वो तंत्रिका कोशिका है, नर्व सेल, लीवर सेल, ब्लड सेल या फिर किडनी सेल। तो इसका सही आंसर है आपका नर्व सेल। अब देखो ये जो पार्किंसन डिसीज़ है ये ज़्यादातर देखी जाती है जब लोगों की उम्र बढ़ती है, ठीक है, एजिंग होती है, बड़े बूढ़ों में ये देखी जाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये जो पार्किंसन डिसीज़ है ये बच्चों में और टीनेजर्स में, ठीक है, भी देखी जा रही है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय बन चुका है। क्योंकि पहले ये जो डिसीज़ है ये केवल बड़े बूढ़ों में ही देखी जाती थी, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, लोगों के टेंशन बढ़ रही है, एक्सरसाइज ना करना, मतलब इस तरीके की चीज़ें जो लाइफस्टाइल चेंज हो रही है उसकी वजह से ये डिसीज़ जो है बच्चों में देखी जा रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। और ये वाली बात है कि ये जो ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी क्योर नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी क्योर नहीं है। उसको अगर क्योर करना है तो आप क्या कर सकते हो, केवल एक्सरसाइज से क्योर कर सकते हो, ये रिपोर्ट्स का कहना है। अगर कोई इंसान रेगुलर एक्सरसाइज करता है, हैवी एक्सरसाइज करता है, तो वो इस डिसीज़ से बच सकता है। ये हो गया डिसीज़ के बारे में जो कि हमारे न्यूज़ में दे रखा था। अब हम क्या करते हैं कि इस जो हमारा जो रोग है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो पार्किंसन डिसीज़ होता है इसके अंदर जो नर्व सेल होती है ना, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, वो डीजनरेट हो जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट एक केमिकल होता है डोपामाइन, ठीक है, इंपॉर्टेंट केमिकल है डोपामाइन, वो रिलीज़ नहीं करती हैं। अब जो डोपामाइन रिलीज़ नहीं करती हैं तो इंसान की जो बॉडी होती है, उसके जो मसल्स होते हैं उनके मूवमेंट में दिक्कत आती है, ठीक है, उनके मूवमेंट में दिक्कत आती है। वो इंसान कभी कभी अपना बैलेंस नहीं बना पाता है, उसकी जो हाथ पैर वो कांपने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मानो किसी इंसान ने क्या करा कि कटोरी में से उसने चम्मच में से खाना उठाया, ठीक है, खाना उठाया, उस चम्मच में खाना उठाया, उठाते उसकी चम्मच ऐसे कांपने लग गई, ऐसे चम्मच वो कांप रही है, तो इसी को बोलेंगे कि वो चम्मच से खाना नहीं खा पा रहा है, ठीक है, उसकी मसल्स जो है वो कांप रही हैं। तो वो ये सिम्टम होता है कि ये शायद इसको पार्किंसन डिसीज़ हो गई है, अपनी बॉडी से वो कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल खो रहा है और उसके मूवमेंट में स्लोनेस आ रही है, ठीक है, स्लो हो रहा है उसका मूवमेंट, ठीक है, बैलेंस उसका घट रहा है। ये सारी की सारी क्या है, पार्किंसन डिसीज़ होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी पार्किंसन डिसीज़ जो कि हमारे नर्व सेल से, ठीक है, जो हमारी नर्व सेल की जो डीजनरेशन है उसकी वजह से होती है, और उसमें एक डोपामाइन केमिकल है वो रिलीज़ होना कम हो जाता है, उसकी वजह से ये होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो पार्किंसन डिसीज़ है वो मेंस में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बोलें वुमेन्स में। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयरन डोम मोबाइल ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम इज़ रिलेटेड टू, कि आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित है। क्या वो यूएसए का है, रशिया, इजराइल या फिर यूक्रेन। तो ये है आपका इजराइल का, ठीक है। आयरन डोम है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आयरन डोम क्या है, देखो आयरन डोम जो है ये खबरों में है, क्यों, क्योंकि आप सबको पता भी होगा कि जो ईरान है, ठीक है, ये जो ईरान है, ईरान ने इजराइल पर लगभग 200 मिसाइल और ड्रोन्स दागे हैं, ठीक है। ईरान ने इजराइल पर दागे हैं, लेकिन इजराइल के पास आयरन डोम है, ठीक है। आयरन डोम की वजह से क्या हुआ है कि जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है उसने यहाँ पर एक तरीका कवच बना लिया, ठीक है। और जितने भी मतलब जो ज़्यादातर जो मिसाइल ईरान ने भेजे उनको हवा में उड़ा दिया। तो ये आपका हुआ है आयरन डोम सिस्टम, कि वो ऐसा सिस्टम है, मोबाइल वेदर डिफेंस सिस्टम है जो कि देश को बचाता है और पता लगा लेता है कि उसके ऊपर मिसाइल से अटैक हो रहे हैं और हवा में उसको उड़ा देता है। तो ये हमारा खबरों में था आयरन डोम मोबाइल सिस्टम। तो किसका है वो, ये इजराइल का है। और यूएसए का भी एक है, वो है आपका थार्ड, यूएसए का है थार्ड, जिसका कि नाम है, अगर फुल फॉर्म देखें थार्ड की तो वो है आपकी टर्मिनल हाई,
ठीक है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये है आपकी थार्ड की पूरी की पूरी फुल फॉर्म। ठीक है, अगर थार्ड आता है तो वो यूएसए का है। यूएसए का क्या है? वो है अमेरिकन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और अगर आयरन डोम आता है तो वो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बनते ही रहेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जियादल रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। यहाँ पर पूछा है कि जो जियादल नदी है वो किस नदी की उपसहायक नदी है। क्या वो कोसी की है, नर्मदा की, ब्रह्मपुत्र की या फिर यमुना की? तो वो उपसहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, जियादल रिवर। ठीक है, जियादल रिवर न्यूज़ में है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि डाउन टू अर्थ में यहाँ पर एक आपके लिए एक मिनट न्यूज़ आया था जहाँ पर कि ये बोला गया है कि जियादल रिवर जो है वो अपना कोर्स चेंज कर रही है। ठीक है, अपना क्या कर रही है? वो आपका रास्ता चेंज कर रही है। अब रास्ता चेंज कर रही है, नए नए रास्ते की साइड जा रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से वो अपना रास्ता चेंज कर रही है। तो वहाँ पे असम में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में है कि ये अपनी रास्ता चेंज कर रही है, तो अब क्या होगा। तो ये एक आपका एक खबर थी, उसके अंदर जियादल रिवर के बारे में था। तो हमें यहाँ पे खबर तो पता पड़ गई है, साथ में हमें ये जानना है इम्पॉर्टेंट कि जियादल रिवर के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है। तो जियादल रिवर जो है वो क्या है? वो ट्रिब्यूटरी है अरुणाचल प्रदेश की, जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है जो कि अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और फिर आके असम में ये एंटर कर जाती है। ठीक है, असम में एंटर करने के बाद वो बहती है आपके ब्रेडेड चैनल्स में। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जियादल रिवर हम लोगों ने देख ली कि जियादल रिवर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, जो कि अरुणाचल प्रदेश से उसका ओरिजिन होता है, बाद में वो असम में एंटर कर जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही जो नदियाँ होती हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, उपसहायक नदियाँ, ये पूछ ली जाती हैं हमारे पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाईएस्ट हेलीपैड इन द वर्ल्ड मेंटेन्ड इन द सियाचिन बाय इंडिया इज़। यहाँ पूछा है कि भारत द्वारा सियाचिन में दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड बनाया गया है, उसका नाम क्या है? पूनम है, किरण है, सोनम है या फिर उमा है? तो उसका आंसर है सोनम। ठीक है, देखो ये भी जो खबर थी हमारी ऑपरेशन मेघदूत, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे ही क्वेश्चन ये निकल कर आया है। ठीक है, जो सोनम है वो हमारी भारत जो है, जो हमारा इंडिया है वर्ल्ड का, ठीक है, हमारा भारत जो है वो विश्व में पहला ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड को बनाया है उसने। ये हाईएस्ट हेलीपैड कहाँ बनाया है? सियाचिन में बनाया है और उसका नाम है सोनम। और अगर हम सियाचिन की बात करें तो ये वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा हाईएस्ट बैटल फील्ड है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन पॉइंट बन जाता है। एक क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, दूसरा हमारा है कि सोनम है हाईएस्ट हेलीपैड। अब जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कौन से रिवर से ओरिजिनेट होता है? तो वो होता है आपका नुब्रा रिवर से। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जितने स्टार लगाएं उसके लिए कम है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो सियाचिन ग्लेशियर है उसमें से नुब्रा रिवर निकल रही है। ठीक है, नुब्रा रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से है? वो है आपका सियाचिन ग्लेशियर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो सियाचिन ग्लेशियर है वो किसका पार्ट है? वो जो हमारी लद्दाख यूनियन टेरिटरी है ना, वो उसका पार्ट है। ये हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। नुब्रा रिवर जो है, नुब्रा नदी जो है वो सियाचिन ग्लेशियर में से ही निकल रही है, क्योंकि आपको पता है जो नदियाँ होती हैं उनका ओरिजिन ग्लेशियर ही होते हैं सारे के सारे। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड लद्दाख है हमारी यूनियन टेरिटरी, वहाँ से मतलब वहाँ पर ही है, उसका पार्ट है सियाचिन ग्लेशियर। अब है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैस्पियन सी इज़ बॉर्डर्ड बाय। अब ये है कैस्पियन सागर की सीमा लगी है रशिया, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान से। रशिया, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, इराक से। रशिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, या फिर रशिया, अज़रबैजान, ईरान, तुर्की या फिर इराक। तो इसका सही आंसर है कि रशिया, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कज़ाकिस्तान से ही लगी हुई है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि आपको पता है कि ईरान ने
इज़राइल के ऊपर करा है अटैक। अब अटैक तो कर दिया, अब इससे हमारे लिए क्वेश्चन बनेंगे। अब क्वेश्चन ऐसे बनेंगे क्यों, क्योंकि ये जो ईरान है आपका, ठीक है, हमने माना यहाँ पर ईरान है। अगर हम लोग उसमें देखते हैं, मैप में देखते हैं, तो ईरान यहाँ पर आता है। उसके ऊपर की साइड यहाँ पर आपका कैस्पियन सी या फिर कैस्पियन सागर आता है। तो इससे रिलेटेड जो भी कैस्पियन सागर से रिलेटेड हो गया, तो इस कैस्पियन सागर से जो भी कंट्री बॉर्डर बनाती हैं तो वह आपके क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहाँ पर हो गया ईरान, ठीक है, फिर है आपका तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, फिर यहाँ से आपका आएगा कज़ाकिस्तान, ये आएगा कज़ाकिस्तान आएगा, यहाँ से आपका आएगा उज़्बेकिस्तान, और फिर यहाँ से आपका एक मिनट, यहाँ से ये कज़ाकिस्तान है, यहाँ से आपका आएगा रशिया, ठीक है, यह आपका हो गया रशिया, और फिर आपका आएगा यहाँ पे अज़रबैजान, ठीक है। ये थोड़ा गलत सा बना है, इसको दोबारा सही कर देती हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका कैस्पियन सी है, यहाँ पर देखो उज़्बेकिस्तान नहीं है, ठीक है, उज़्बेकिस्तान नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर इराक नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पे ना तो तुर्की है ना इराक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, रशिया है और अज़रबैजान है। जो हमारा कैस्पियन सी है ये इन सारे देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। ये हमारी बात हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट ही कैस्पियन सी की अगर हम बात करें, तो ये अगर जोग्राफिकली देखें तो ये जो जोग्राफिकली भौगोलिक रूप से देखें तो जो यूरोप है हमारा, ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच स्थित है ये, ठीक है, इनके बीच में स्थित है ये। नेक्स्ट अगर और भी देखें तो यहाँ पर क्या है कि जो आपके कॉकस माउंटेन है ना, ठीक है, जो आपके कॉकस माउंटेन्स हैं और सेंट्रल एशियन स्टेपीज़ जो हैं, ठीक है, अगर हिंदी में बोलें जो आपके काकेशस पर्वत जो है और मध्य एशियाई मैदानों से ये घिरा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए आपके, ये कॉकस माउंटेन और सेंट्रल एशियन स्टेपी मतलब कि मध्य एशियाई मैदानों से घिरा हुआ है और यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। तो ये कैस्पियन सी हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि फ़िलहाल ईरान ने इज़राइल पर हमला कर दिया है। तो ऐसे ज्योग्राफी के मैप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, और अगर कोई भी आपको सजेशन है हमारे लिए तो आप सजेशन भी हमें बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।